सभी को प्रणाम है। वेलकम हमारे शो पर। हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, लेकिन बात हो रही है होलिस्टिक हेल्थ यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य की। बात हो रही है लाइफ में को एंजॉय करने की, यानी कि एंजॉयमेंट अगर हम अपनी लाइफ में चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर अ गुड लाइफ। लेकिन क्या फिजिकल हेल्थ ही अपने आप में सफिशिएंट है? क्या मेंटल हेल्थ के लिए हमारे पास सिर्फ मेडिटेशन या काउंसलिंग या पॉजिटिव थिंकिंग जैसे वेग से तरीके हैं? क्या कोई टेक्नोलॉजीज हमारे पास होलिस्टिक वेलनेस के लिए अवेलेबल हैं? इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हम लाइव हुए हैं आपके साथ। मैं हूं गायनी नेचुरोपैथ निधि कंसल और आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम भगवान टीवी पर जीवन डायरेक्शन की ओर से। जीवन डायरेक्शन एक ऐसी मुहिम है जिसमें हम बात करेंगे एक उस दिशा की जो हमें कष्टों की ओर लेकर न जाती हो, जो संपूर्ण एंजॉयमेंट की बात करती हो, जिसमें एक पैरामीटर के लिए हम एक एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, दूसरे के लिए दूसरे एक्सपर्ट के पास। इसकी जगह हमारा पूरी तरह से एक जगह पे हमें लाइफ के सॉल्यूशन मिल पाए, उस तरह की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि एकल औषधि, जिसके बारे में चरक संहिता में लिखा गया कि एक ही औषधि सभी समस्याओं को का समाधान कर पाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम कुच्छल कपीश ज्ञानिता को गाकर। तो मेरे साथ बोल बोलकर गाइए कुच्छल कपीश मूल वाक्य। कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, शिव ज्योति जले मेरे मस्तक में। अब आज जो मेरा टॉपिक रहेगा बात करने का, एक्चुअली हम प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से लाइव में के माध्यम से जुड़ने वाले थे और इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं 5 सीड नेचुरोपैथी के बारे में। 5 सीड नेचुरोपैथी और हेक्सा सीड एशोथेरेपी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अपने आप में बिल्कुल नए टॉपिक्स निकलकर सामने आए हैं, जो ये दावा करते हैं कि आपके लिए होलिस्टिक वेलनेस अटेन करना अब पॉसिबल है। एक और चीज हमें जो मिली है वो है लाइफ डायरेक्शन थ्रू ABCD। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चार्ट है जिसमें ABCD के जो मायने हैं वो बहुत इनोवेटिव तरीके से बताए गए हैं। हाल फिलहाल में ही इसे कई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को दिखाया गया, एक्सपर्ट्स को दिखाया गया, साइंटिफिक कम्युनिटी के या एकेडमिशियंस को दिखाया गया। तो उन्होंने सभी ने एक ही बात कही कि ये अपने आप में एक नया प्रयास, एक नई दिशा की ओर ले जाने वाला प्रयास है। इसीलिए ये जीवन डायरेक्शन नाम की मुहिम को शुरू किया गया है। तो सबसे पहले ये जो मैं समझ पाई हूँ इस बुक को देखकर, 5 सीड नेचुरोपैथी और हेक्सा सीड एशोथेरेपी में मैं ऑलरेडी काम कर ही रही हूँ क्योंकि मैं गायनी नेचुरोपैथ हूँ। तो इन दो कॉन्सेप्ट से 5 सीड नेचुरोपैथी फॉर जनरल पर्पस एंड हेक्सा सीड एशोथेरेपी फॉर गायनी हेल्थ, हर हेल्थ, फीमेल की हेल्थ के लिए। इसमें फीमेल सभी एजेस की हम बात कर रहे हैं, ऑल एजेस, ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ हेक्सा सीड एशोथेरेपी काम करती है। इसमें 5 सीड नेचुरोपैथी में जो बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी वो ये कि ये तत्वों के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी तक जो बात होती रही है, जैसे हम 3 दोषों की बात करते हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ, या नेचुरोपैथी में भी हम 5 तत्वों की बात तो करते हैं, लेकिन जो हम हीलिंग के लिए यूज करते हैं वो नॉर्मली 3 तत्व यूज करते हैं, अग्नि और जल और पृथ्वी। मिट्टी का लेप लगाया जाता है। थेरेपीज के लिए हम गर्म पानी, ठंडा पानी, ऐसी चीजों को यूज करते हैं, या सनलाइट में पेशेंट को बिठाते हैं, या फिर अग्नि, मिट्टी, पृथ्वी एंड जल यानी कि पानी, हम वाटर थेरेपीज देते हैं। हम कई तरह से स्टीम बाथ जैसी टेक्नोलॉजीज को, सिस्टम्स को यूज करते हैं नेचुरोपैथी में, जिससे कि पेशेंट को ट्रीट किया जा सके।
लेकिन जो क्रोनिक एलिमेंट्स होते हैं, जो बार बार रीअकर होने वाले एलिमेंट्स होते हैं, उसमें देखा गया है कि जब पेशेंट अपने रूटीन में, नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस जाता है तो उसको फिर से उस तरह की समस्याएं उभरने लगती हैं। ऐसे में हम लोग रिकमेंड तो करते हैं कि आप डेली योगा प्रैक्टिस करिए, आप डेली यही परहेज युक्त भोजन करिए, आप रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। लेकिन पेशेंट के करियर की वजह से, उसके करियर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी वजह से वो उन सारे परहेजों को फॉलो अप नहीं कर पाता है। जैसे कि आज हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे भारत देश में ही करोड़ों लोग ऐसे हैं जो यूएस टाइमिंग्स पर काम करते हैं। तो ऐसे लोग चाहकर भी रात को 12, 1, 2 बजे से पहले नहीं सो पाते हैं। तो उनके लिए मैं कहूँ कि सुबह 5 बजे आप उठिए और योगा प्रैक्टिस करिए, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रह पाता। सिमिलरली बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं या बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। तो उनके लिए एक उस तरह की डाइट को लेना जो हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है ब्रेड के अलावा कुछ। वो कहते हैं कि हमारे पास मार्केट में कुछ अवेलेबल ही नहीं है, या हमारी रीच नहीं है उन चीज़ों के लिए जो आप बोल रहे हैं कि रॉ फूड खाइए या आप हेल्दी फूड लीजिए। हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कुक करें, बनाएं या मार्केट से जाकर लेकर आए। तो जो मिल रहा है हमारे नियर बाय प्लेस पे हम वही खा लेते हैं। तो धीरे धीरे उनको वो प्रॉब्लम दोबारा होने लगती है। तो आज की सामाजिक परिवेश में, आज की जो ये एक क्रिएटेड वायरस का एक एनवायरनमेंट है, जैसे कोरोना वायरस जिसको हम लैब क्रिएटेड वायरस के रूप में जान रहे हैं, इस तरह के एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, ऐसे में हमें 5 सीड नेचुरोपैथी अगेन और हेक्सा सीड एशोथेरेपी, ये दोनों ही एक अचूक हथियार की तरह उभर कर सामने आए हैं। मैं हेक्सा सीड एशोथेरेपी के बारे में आज आपसे बात करना चाहती हूँ, प्रेगनेंसी हैंडलिंग इन हेक्सा सीड एशोथेरेपी। क्योंकि जब एक नए बर्थ की बात होती है, जो कि हम सब का एक सपना होता है कि हमारे घर में एक नई जनरेशन आए, बच्चों की शादी कराई जाती है, या प्रेगनेंसी में 3 स्टेजेस हम लोग लेते हैं, एक कंसीवमेंट, एक प्रेगनेंसी और तीसरा है डिलीवरी। कंसीव कर पाए पर्सन, इसके बारे में बहुत से सिस्टम्स अवेलेबल हैं। इनफर्टिलिटी पर ऑलरेडी बहुत बात चल रही है। इनफर्टिलिटी के रीजंस, उसको ट्रीट करना, उसको प्रिवेंट करना, इस पे बहुत बात चल रही है। दूसरा है डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हो पाए, हेल्दी डिलीवरी हो पाए, डिलीवरी के समय की कॉम्प्लिकेशंस को हम मिनिमाइज कर पाए, प्रिवेंट कर पाए, या पोस्ट डिलीवरी रिकवरी पर भी ऑलरेडी बात हो रही है। लेकिन जो ये 9 महीने का ड्यूरेशन है, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन, इस पे मुझे ऐसा लगता है कि जो बात होनी चाहिए अभी तक हमारी मेडिकल कम्युनिटी में ही वो बात उतनी नहीं हो पा रही है। कारण हम लोग आयरन की बात करते हैं, हम लोग कैल्शियम की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, यानी कि हम बच्चे की फिजिकल ग्रोथ और मदर की फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। पर बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे की विजडम, बच्चे का नॉलेज लेवल, बच्चे की वेल्थ, इन चीजों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको शुरू किया गया था एसोसिएशन ऑफ नेचुरोपैथ डेवलपर्स की ओर से, एंड की ओर से। डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी, एक दिव्य बच्चा डिलीवर किया जा सके। जिस मोमेंट फीमेल को पता लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, एक कपल को पता लगता है कि वो उनके घर में प्रेगनेंसी आई है। मैं यहाँ कपल वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी एक इंडिविजुअल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक टीम वर्क है। इसके लिए टीम ही एफर्ट करेगी एक डायरेक्शन में, तभी हमें डिवाइन चाइल्ड मिलेगा। तो टीम क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ या मेल एंड फीमेल, जो कपल है जिनकी वजह से ये प्रेगनेंसी हुई है, उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये इंश्योर करना कि जो चाइल्ड आ रहा है वो डिवाइन चाइल्ड आए। अब उन दोनों की अभी तक जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स चल रहे थे, उसमें जो मेल है उसको ऐसा लगता है कि मेरा काम इतना है कि जो लड़की का मन करे मैं वो उसे वो खिलाऊं, वो प्रोवाइड कराऊं, जो मेरी वाइफ का मन कर रहा है वो मैं करूं, और उसको डॉक्टर के पास रूटीन में लेकर जाऊं। दैट्स इट। जो दोनों ही चीजें मुझे नहीं पता कि हमें कितना हेल्प आउट करती हैं एक अच्छी चाइल्ड डिलीवरी में।
क्योंकि मान लीजिए फीमेल की इच्छा कर रही है खट्टा चटपटा मीठा या कुछ भी स्पेसिफिक चीज खाने की, और वो बच्चे को सूट नहीं कर रही है, वो या मदर को ही सूट नहीं कर रही है, फीमेल को ही सूट नहीं कर रही है, तो क्या उसका इफेक्ट कितना होगा उन दोनों की हेल्थ पे, इसके बारे में बात अभी तक नहीं हो पा रही थी। इसीलिए हमें हेक्सासीड एशोथेरेपी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हम लोग जैसे ही कंसीवमेंट होता है, प्रेगनेंसी आती है, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेनी, समझ लेनी, कि कपल को अब ये पता होना चाहिए कि उनके पास गॉड पार्टिकल आया है, कृष्ण का अंश उनके पास आया है, जिसे हम कहते हैं कृष्णांश। गॉड पार्टिकल हैज कम टू देम, और अब ये कपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस गॉड पार्टिकल को ट्रांसफॉर्म करे इनटू अ डिवाइन चाइल्ड। और उनके पास है 9 महीने का समय, या जितना भी समय प्रकृति उन्हें दे रही है। यानी कि हमारे पास कपल को पता होना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को, पति पत्नी दोनों को, कि उनके पास एक डिवाइन चाइल्ड आया है, एक गॉड पार्टिकल आया है, जिसकी भी वो वर्शिप करते हैं, जिसकी भी पूजा करते हैं, जो भी उनका इष्ट है, जिसको भी वो मानते हैं गॉड, भगवान, उसी का अंश, उसी का एक पार्ट, उसी का छोटा सा हिस्सा उनके पास आया है। गॉड पार्टिकल हम इसे कह रहे हैं, कृष्णांश वैसे हम इसे आम भाषा में कहते हैं। उनके पास गॉड पार्टिकल आया है, तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसे ट्रांसफॉर्म करें इनटू अ डिवाइन चाइल्ड। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू देम बाय देयर गॉड। तो जब जैसे ही कपल ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे पास गॉड पार्टिकल आया है, दैट वेरी मोमेंट हम ये कहते हैं कि हाफ वॉर इज वन, आधी जंग तो जीत ली गई है। क्योंकि जब उन्होंने ये समझ लिया है कि हमारे पास गॉड पार्टिकल है, कृष्णांश है हमारे पास, तो नेचुरली वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, पूरा केयर लेंगे। दे विल बी वेरी केयरफुल कि वो ना किया जाए जो बच्चे को नुकसान दे रहा है, वो ना किया जाए जो फीटस के डेवलपमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट करे, ऐसा हम कुछ ना करें। तो हमें दोनों चीजें जाननी है कि हमें क्या करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, तो वो कैसे होगा। उसके लिए हमारे पास हेक्सासीड एशोथेरेपी में एक डायग्नोसिस सिस्टम अवेलेबल है, जिससे हम दो चीजों को जान सकते हैं, प्रकृति एंड प्रवृत्ति। प्रकृति के बारे में अभी तक बात होती रही है, नेचर के बारे में हम बात करते ही हैं, या आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। तो प्रकृति हम कहते हैं कि वात पित्त और कफ, 3 में से एक प्रकृति पर्सन की होती है। अगर वो ये जान ले कि उसकी क्या प्रकृति है, उसके अकॉर्डिंग भोजन ले, तो उसकी हेल्थ मेंटेन रहती है। हम लोग ये कहते हैं कि आपकी प्रकृति आपको पता होनी चाहिए। इसमें हम दोषों की बात नहीं कर रहे हैं, हम गुणों की बात कर रहे हैं। 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त और कफ, लेकिन 5 गुण होते हैं। 5 गुण कौन से होते हैं? आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। 5 गुण बताए गए हैं, और इन 5 गुणों में से ये ही आपकी प्रकृति को डिफाइन कर रहे हैं। इस प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है। किसकी प्रकृति को जानना जरूरी है? मदर एंड चाइल्ड बोथ, दे बोथ हैव 2 डिफरेंट प्रकृतिज, अलग अलग प्रकृति है उन दोनों की। क्योंकि अब हमारे पास एक नहीं 2 एंटिटीज हैं, वो इंटीग्रेटेड है, वो एक साथ है, एक के अंदर एक है, लेकिन वो है 2। हमें हार्ट बीट 2 मिल रही है, हमें श्वास प्रक्रिया 2 मिल रही है, क्योंकि नेचर ने हमें 2 चीजें दी हैं। जब मैंने एक्चुअली तत्वों की बात की, 5 तत्वों के बारे में, मैंने 5 गुणों के बारे में बात की है, आकाश, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि। तो क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, तो हम लोग अग्नि, जल और पृथ्वी के बारे में अभी तक काम कर रहे थे। लेकिन हेक्सासीड एशोथेरेपी 2 और पैरामीटर्स यानी कि आकाश और वायु पर काम करती है। हेक्सासीड एशोथेरेपी प्राइमरीली आकाश तत्व और वायु तत्व को यूज करती है टू मेंटेन द ओवरऑल हेल्थ। तो यहां ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि
आकाश तत्व और वायु तत्व ये हैं क्या, हमारी बॉडी में इनका फंक्शनिंग क्या है। अग्नि, जल और पृथ्वी को हम काफी हद तक समझ पाते हैं, बट आकाश और वायु इसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिवाइन चाइल्ड का मतलब समझ लेना कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमारे पास प्रकृति से आया है, क्या यूज करके हम क्या बना रहे हैं। डिवाइन चाइल्ड बनाने का मतलब 3 पैरामीटर्स बच्चे के टेक केयर करने हैं। डिवाइन चाइल्ड का मतलब है वो हेल्दी है, वो वेल्दी है और वो वाइज है। हेल्दी, वेल्दी और वाइज। तो हमें उसकी हेल्थ का ध्यान रखना है, हमें उसकी वेल्थ की टेक केयर करनी है और हमें उसकी विजडम की टेक केयर करनी है। 3 चीजों की अगर आप टेक केयर करते हैं तो आपके पास एक डिवाइन चाइल्ड आता है जो आपके लिए एक टोटल एंजॉयमेंट रहेगा। एंड डिवाइन चाइल्ड इज वेल विशर फॉर ह्यूमन रेस, इसको कॉन्टिन्यूअला भी कहा जाता है। डिवाइन चाइल्ड हमेशा ही ह्यूमन रेस के लिए, पूरी मानव जाति के लिए एक वेल विशर ही रहेगा लाइफ लॉन्ग। क्रिमिनल मेंटालिटी तो भूल ही जाइए, उसकी हमेशा ये टेंडेंसी रहेगी, ये बिहेवियर उसका ये रहेगा कि वो उसकी कोशिश रहेगी कि ह्यूमन रेस के लिए वो एक एसेट रहे, एक बेनिफिशियल पर्सन रहे, और वो इसी डायरेक्शन में काम करेगा। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग एक पूरी कॉन्टिन्यूअल जनरेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि बच्चा हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और वाइज भी हो। इसके लिए हमें प्रकृति से मिल रहे हैं 2 मेन तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व, जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें प्रकृति ने 5 तत्व दिए हैं, लेकिन 2 तत्वों के बारे में अभी तक हम बात नहीं कर पा रहे थे। हेक्सा सीड एस्ट्रोथेरेपी में हम 2 तत्वों को यूज और कर रहे हैं। तो आकाश तत्व का रोल क्या है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में जितना भी एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी इधर से उधर जाती है, आपके ब्रेन ने कमांड दिया आपकी फिंगर्स को कि मूव करो, इस चीज को पिक करो। तो ये जो आपकी एनर्जी मूव हुई, आपकी फिंगर्स तक एनर्जी आई और आपने उस काम को किया, ये आकाश तत्व की वजह से संभव हो पाया कि आपकी एनर्जी बॉडी में मूव हो रही है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी नम हो गई है, किसी वजह से आपने कोई बहुत शॉकिंग न्यूज सुनी, आप अचानक से कुर्सी पे बैठ जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप खड़े नहीं हो सकते। तो व्हाट इज हैपनिंग? सबसे पहले साउंड के थ्रू जैसे ही वो वाइब्रेशंस आपके अंदर गई, जो शॉकिंग न्यूज आपने सुनी, तो आपके आकाश तत्व पर सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ, और वो आकाश तत्व ने आपके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब किया, एनर्जी फ्लो को डिस्टर्ब किया, और आपको लगा कि ओ मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता हूं, और आप बैठ गए। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका एनर्जी फ्लो अगर बॉडी में डिस्टर्ब होता है तो यू आर बाउंड टू फॉल सिक, आप बीमार होंगे ही होंगे। इसीलिए साइंटिस्ट ने अब कहना शुरू किया कि बीमारियों की शुरुआत तो मन से होती है, पर उससे भी पहले एक्चुअली आकाश तत्व है जो सबसे इंपॉर्टेंट है पैरामीटर, जिससे हमारी एनर्जी डिफाइन होती है। हम कहते हैं बच्चा एनर्जेटिक होना चाहिए, एनर्जेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि उसका आकाश तत्व की टेक केयर नहीं की गई। मदर में एनर्जी लेवल लो हो जाता है, प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व की टेक केयर नहीं की जा रही है। आकाश तत्व के लिए हमें प्रकृति ने एक प्रक्रिया दी है, एक सिस्टम दिया है, दैट इज हार्ट बीट। ये नेचर डिवन सिस्टम है हार्ट बीट, जिसको टेक केयर करने के लिए हमारे पास अब योगा प्रैक्टिसेस हैं। सिंसियो योग हम इसे कहते हैं, निष्ठा योग इसे कहा जाता है, जिसके थ्रू हम अपनी हार्ट बीट को मॉड्यूलेट करते हैं, जो हमारे आकाश तत्व को मेंटेन रखता है, मदर के एंड बच्चे के। मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही थी कि 2 एंटिटीज हमारी हैं, सभी डॉक्टर्स इस बात को समझते ही हैं भली भांति कि 2 हार्ट बीट हमें मिल रही हैं। मदर की हार्ट बीट अपनी होती है, बच्चे की हार्ट बीट अपनी होती है। क्यों? क्योंकि वो 2 एंटिटीज इन वन है। तो 2 एंटिटीज का हमें ध्यान रखना है, दोनों के आकाश तत्व का ध्यान रखना है। एंड वायु तत्व, वायु तत्व का क्या रोल है? वायु तत्व एक तरह से बैटरी का काम कर रहा है। जैसे आपके घर में आपने इन्वर्टर लगाया है, एक बैटरी लगाई है और तारों से आपके सभी रूम्स तक कनेक्शन गया है, तो वो तार हो गए आकाश तत्व के, यानी कि अगर तार खराब है तो आपके उस कमरे तक लाइट नहीं जाएगी। और वो बैटरी हो गई वायु तत्व आपका, यानी कि आपकी श्वास प्रक्रिया।
वायु तत्व को मेंटेन करने के लिए हमें प्रकृति देती है ब्रीदिंग प्रोसेस, श्वास प्रक्रिया। अपनी श्वास प्रक्रिया को मेंटेन करके आप अपने वायु तत्व को मेंटेन रख सकते हैं। अगेन सिंसियो योग में हम इसको कवर करते हैं, हम इसकी टेक केयर करते हैं, जिससे हमारी वायु तत्व ठीक रहे और आकाश तत्व ठीक रहे। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला कि डिवाइन चाइल्ड के 3 पैरामीटर्स हैं, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। डिवाइन चाइल्ड के क्योंकि 3 पैरामीटर्स हैं, तो हेल्थ के लिए डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन डाइट क्या, दोनों की ही प्रकृति को जान के ये इस तरह का डाइट चार्ट बनाना है कि उन्हें क्या नहीं खाना उन्हें पता होना चाहिए। जो बच्चे को सूट नहीं करेगा वो किसी भी कीमत पे वो नहीं खिलाना है माँ को। जो भी हमारे बच्चे की प्रकृति के विपरीत है, चाहे माँ का मन कर रहा है, वाइफ का मन कर रहा है, पर वो नहीं खिलाना है, वो नहीं देना है। सिमिलरली जो माँ की प्रकृति के विपरीत है वो नहीं खाना है, मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो माँ की प्रकृति को सूट नहीं करता वो नहीं खाना है, जो बच्चे की प्रकृति को सूट नहीं करता वो नहीं खाना है। तो इससे हम हेल्थ को टेक केयर करते हैं। वेल्थ की टेक केयर करने के लिए हमारे पास नेचुरली हम केयर करते ही हैं कि जो भी आपकी वेल्थ है, फैमिली लाइनेज में जो भी आपकी वेल्थ है वो ऑटो मोड में बच्चे को ट्रांसफर होती है। यानी कि बच्चा जिस घर में जन्म लेता है प्राकृतिक तौर पे उसकी डेस्टिनी के हिसाब से, उसकी किस्मत के अकॉर्डिंग जिस घर में उसका जन्म हुआ है उतनी वेल्थ उसको मिल ही रही है। तो खाली हाथ बच्चा नहीं आ रहा है। ये इस कंफ्यूजन से बाहर आई है कि बच्चा खाली हाथ आ रहा है। वो अपने साथ अपनी प्रकृति ला रहा है, अपनी प्रवृत्ति ला रहा है, अपनी वेल्थ ला रहा है। तीनों चीजें वो कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है बच्चा। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी कि आपकी विजडम, आपका नॉलेज लेवल, आपकी टेंडेंसी, आपका बेंट ऑफ माइंड, आपकी मानसिक संरचना। इसमें 5 तरह की प्रवृत्ति हो सकती हैं। मन, वायु, मन, विचार, बुद्धि, ऊर्जा और आत्मा। 5 तरह की प्रवृत्तियां हो सकती हैं। ये डायग्नोसिस हम कर लेते हैं हेक्सासीडेशोथेरेपी में। अगेन प्रवृत्ति माँ की भी है, प्रवृत्ति बच्चे की भी है। प्रवृत्ति दोनों की टेक केयर करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, ड्यूरिंग 9 मंथ्स। यहाँ पे हमें अभिमन्यु का एक एग्जाम्पल समझना होगा। अभिमन्यु जब गर्भ में था उसको क्या खिलाया, उसको क्या पिलाया, किस तरह की डाइट दी मुझे नहीं पता, पर एक एग्जाम्पल हमें महाभारत से मिलता है कि सुभद्रा जो उसकी मदर थी, जो प्रेग्नेंट थी, और अर्जुन बातचीत कर रहे थे। अर्जुन चक्रव्यूह के बारे में बात कर रहे थे और चक्रव्यूह कैसे बनाया जाता है, कैसे उसमें एंटर किया जाता है, इसके बारे में बात कर रहे थे। अभिमन्यु इस लेसन को पढ़ ले रहा था, यानी कि उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। इसे कहते हैं नॉलेज ट्रांसफर, केटी। आईटी कम्युनिटी में इसे केटी कहा जाता है, नॉलेज ट्रांसफर, विजडम, ज्ञान। बच्चे का कितना ज्ञान है ये प्रेगनेंसी में ही डिफाइन हो जाता है। अब बाद में उसको किताबें पढ़ाते रहें, इट हार्डली मैटर्स। ये प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फादर का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल हस्बैंड का है, सॉरी फादर का नहीं, हस्बैंड का, क्योंकि अभी वो फादर बना नहीं है, अभी वो हस्बैंड ही है, पति ही है। लेकिन उसे पता होना चाहिए कि वो बच्चे की प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग स्टोरी टेलिंग करे। ये स्टोरी टेलिंग ही है। जैसे अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे कि चक्रव्यूह में इस तरह से एंटर किया जाता है, लेकिन सुभद्रा सो गई, उनको नींद आ गई, या उनका इंटरेस्ट नहीं रहा, या जो भी बात हुई, अधूरा वो ज्ञान रह गया और वो ट्रेनिंग बच्चे की हो नहीं पाई। क्योंकि उसके बाद अर्जुन को वनवास पे जाना पड़ा। 13 इयर्स के लिए वो वनवास पे रहे। जब वो वनवास पे गए उसके बाद ही डिलीवरी हुई अभिमन्यु की। युद्ध से पहले अभिमन्यु और अर्जुन का मिलना हुआ ही नहीं, बाप बेटे का मिलना ही नहीं हुआ। फाइनली अभिमन्यु सीधा युद्ध में ही मिले। जब महाभारत का रण क्षेत्र सज चुका था तभी अभिमन्यु अपने पिता से मिले। 12-13 वर्ष उनकी आयु थी उस समय, और वो चक्रव्यूह में एंटर कर गए क्योंकि वो नॉलेज ट्रांसफर हो चुकी थी।
लेकिन क्योंकि आधी नॉलेज ट्रांसफर हुई थी तो ही कुडंट कम बैक, वो उससे बाहर नहीं निकल पाए एंड फाइनली उनको वहीं पे मरना पड़ा या मार दिया गया। तो ये हमें बता रहा है कि एक जो नॉलेज ट्रांसफर हस्बैंड द्वारा किया जा रहा है या इवन वाइफ द्वारा किया जा रहा है, जो भी मदर सोच रही है, यहाँ ये टेक केयर करना बहुत जरूरी है कि मदर जो भी कुछ सोच रही है, जो फादर सोच रहे हैं, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वो सब बच्चा ग्रैस्प कर रहा है, सब। तो आपको ये केयर रखनी ही रखनी है कि बच्चा वो सब कुछ ग्रैस्प कर रहा है। एक नोशन है कि बच्चे के लिए रामायण की आप कहानियां चला दें, आप महाभारत चला दें, आप गीता श्लोक चला दें तो बच्चा की ग्रोथ अच्छी होगी। मदर क्या सोच रही है, मदर क्या सुन रही है, मदर क्या ले रही है उसमें से, वो जाएगा बच्चे तक और एनवायरनमेंट भी जाएगा। तो अगर आपने युद्ध की बात की है तो बच्चे के अंदर युद्ध की टेंडेंसी आएगी ही आएगी। आप क्या दे रहे हैं बच्चे को, किस तरह की नॉलेज आप बच्चे को दे रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि उसकी विजडम, उसकी मेंटालिटी उसी तरह की रहने वाली है लाइफ लॉन्ग। वो 9 महीने ही डिफाइन कर देंगे उसके 90 इयर्स। तो नॉलेज ट्रांसफर के लिए प्रवृत्ति का जान लेना बहुत जरूरी है, जो हेक्सासीडेशोथेरेपी में जाना जा सकता है। एंड प्रवृत्ति ऑफ बोथ माइंडेड, मदर की प्रवृत्ति एंड बच्चे की प्रवृत्ति, फीटस की। अभी वो बच्चा बना नहीं है, वो फीटस है, गर्भ जिसे हम कहते हैं, भ्रूण। फीटस की मेंटालिटी और मदर की मेंटालिटी के अनुरूप ही स्टोरी टेलिंग की जाए तो हम विजडम की टेक केयर करते हैं, हेल्थ की हम टेक केयर करते हैं, डाइट प्रकृति के अनुरूप हो, प्रवृत्ति के अनुरूप हो स्टोरी टेलिंग, नॉलेज ट्रांसफर, और वेल्थ उसकी किस्मत के अनुसार, वो जहां जन्म ले रहा है बच्चा उतनी वेल्थ उसको मिल रही है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर है उस वेल्थ में। नेचुरल सी बात है, जिस घर में बच्चा पैदा होता है आप उसको भोजन देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको रखते हैं, उसको हालात मिलते हैं सारे, तो वेल्थ उसको ऑटो मोड में मिल रही है। इन 3 पैरामीटर्स का टेक केयर अगर हम करते हैं ठीक से तो डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। और ये डिवाइन चाइल्ड कभी भी ह्यूमन रेस के लिए नेगेटिव नहीं होगा। तो some diet, some exercises and some storytelling can ensure that a divine child is delivered. प्रेगनेंसी हैंडलिंग में ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला पैरामीटर आपको ये जान लेना है कि वो कृष्णांश है, वो गॉड पार्टिकल है, वो आप उसको अपना अंश माने, अपना डीएनए माने, अपना बच्चा माने, उससे बेटर है कि आप उसको गॉड पार्टिकल माने, क्योंकि वो एक्चुअली गॉड पार्टिकल ही है, आया आपके थ्रू है, लेकिन है वो अंश गॉड का, भगवान का, जिसको भी आप गॉड मानते हैं, दैट इज योर चॉइस, लेकिन है वो अंश उसी का। तो उसको कृष्णांश माना जाए, उसको टेक केयर की जाए, उसकी प्रकृति की, उसकी प्रवृत्ति की और उसकी वेल्थ की। वेल्थ की आप टेक केयर कर ही रहे होते हैं, प्रकृति और प्रवृत्ति की आप टेक केयर करें, उसकी हेल्थ और उसकी विजडम की। और एक प्रैक्टिस है सिंसियर योग, जो मदर को करना ही है, अपने आकाश तत्व और वायु तत्व को मेंटेन करना है बच्चे को, जिससे बच्चे का एनर्जी लेवल कभी लो ना रहे, उसकी एनर्जी लेवल प्रॉपरली फ्लो करे। तो जो भी जितनी भी बीमारियां आज हम देख रहे हैं, खासतौर से बच्चों में, ऑटिज्म, न्यूरो प्रॉब्लम्स, बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कॉन्फिडेंस रिलेटेड इश्यूज, ये सारी की सारी एनर्जी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। यस, ये सारे के सारे एनर्जी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। और जो मदर को रिकवरी में प्रॉब्लम आती है डिलीवरी के बाद, कहते हैं सिजेरियन के बाद रिकवरी नहीं हुई, नॉर्मल डिलीवरी के बाद रिकवरी नहीं हुई, या पेन नहीं हुआ, या जितनी भी एनर्जी रिलेटेड ये सारे डिसऑर्डर्स हैं, ये सब एनर्जी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। इवन मदर को लेबर पेन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, या लेबर पेन के बाद वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, वहां भी एनर्जी का डिसऑर्डर है। तो अगर हम एनर्जी का टेक केयर करते हैं, यानी कि आकाश और वायु तत्व का, जो हम सिंसियर योग के थ्रू कर सकते हैं, तो ये इंश्योर किया जा सकता है कि एक डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी होगी और मदर लिव 16 लुक 16 पे रह पाएगी, यानी कि मदर की ब्यूटी, मदर की यूथ कम नहीं होगा माँ बनने के बाद। जो एक वाइफ को हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है, 100% केसेस में फीमेल को ये लगता है कि मैं अब मेरी बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा, मैं
मेरी स्किन पे इम्पैक्ट आएगा या मेरी यूथ पे इम्पैक्ट आएगा। नो, ये कभी नहीं होगा अगर आपने अपनी एनर्जी लेवल को वेल मेंटेन किया है, आकाश तत्व और वायु तत्व की टेक केयर की है, जो कि आप सिंसियो योग के थ्रू कर सकते हैं। सिंसियो योग की प्रैक्टिस मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना है। इसमें ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। हार्ट बीट के लिए हम हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, यानी कि कुछ पोएम्स को हमें एक तरीके से गाना होता है और जिसमें जिससे हमारी हार्ट बीट मॉड्यूलेट होने लगती है। और ब्रीदिंग के लिए हम ऐशो सांस प्रैक्टिस करते हैं, जो स्लो ब्रीदिंग का एक तरीका है। मैं डीप ब्रीदिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रीथ को होल्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट स्लो ब्रीदिंग, वेरी वेरी स्लो ब्रीदिंग, सूक्ष्म सांस इसे कहा जाता है। बहुत ही धीरे धीरे हमें इनहेल करना है और धीरे धीरे हमें एक्सहेल आउट करना है। और इस प्रैक्टिस को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। शुरू में हमें मुश्किल लगता है, ग्रेजुअली हमें इसकी आदत पड़ने लगती है एंड वी आर एबल टू ब्रीद इन प्रॉपरली। देखिए, मैं आपको एक ऐशो सांस लेकर दिखा रही हूँ। तो अब इसी प्रैक्टिस को किस तरह से करना है, ये ऐशो सांस की प्रैक्टिस है। इसी प्रैक्टिस को किस तरह से करना है ये सिंसियो योग में डिफाइन किया गया है। सुबह उठते ही, सोकर उठते ही आपको 9 सांस स्लो ब्रीदिंग की लेनी है। 9 ब्रेथ्स स्लो ब्रीदिंग की आपको लेनी है। फिर आपको एक पोयम गानी है जो मैंने अभी शुरू में गाई, कुच्छल कपीश पोयम इसे कहते हैं। अभी मैंने आपको गा के सुनाई, लेकिन गाने का एक तरीका है। आपके शब्दों का उच्चारण साफ होना चाहिए। हिंदी में है ये पोयम, तो हिंदी का शब्द का उच्चारण करना है। आपको चाहे नहीं भी बोलनी आती है हिंदी, आप अपनी स्क्रिप्ट में लिख लें और इसे बोले इसी तरह। कृष्णांश बसे मेरे दिल में। अब ये जो शब्द है इन्हें गाना है, बोलना नहीं है। एंड गाकर अपने कानों के द्वारा इन वाइब्रेशंस को अपने अंदर पहुंचाना है। सेल्फ वाइब्रेशंस फॉर सेल्फ यूज। कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, कृष्णेंद्र बसे सब जोड़ जोड़। माफ कीजिएगा, कुच्छल कपीश मूल वाक्य में लास्ट लाइन कृष्णेंद्र बसे मेरे जोड़ जोड़ की जगह शिव ज्योति जले मेरे मस्तक में है, वो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। कुच्छल कपीश मूल वाक्य आपको गाना है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ, शुरुआत के 3 महीने। एक ऐप है डाइजेशन एफिशिएंसी ऐप, kingofremedies.com वेबसाइट पे आपको डाइजेशन एफिशिएंसी ऐप मिलेगी। ये मेजरमेंट करता है कि आपने जो भोजन खाया है उसको आप डाइजेस्ट कितना कर पाए। आयरन और कैल्शियम या सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स की टेक केयर करने के लिए आमतौर पे कहा जाता है कि आप एक हेल्दी फूड लें। वो तो बहुत जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप एब्जॉर्ब कर पाए उसमें से डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स जो आपने भोजन लिया है। आपने दाल खाई है, आपने सब्जी खाई है, रोटी खाई है, अगर आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाई, पचा नहीं पाई, तो आपके वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। डाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव रखना, बेटर रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आप रख सकते हैं इस सिंसियो योग की प्रैक्टिस से। मेजर कर सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है इस ऐप से।
तो आपको अपनी वैल्यू को मेंटेन रखना है, वो एटलीस्ट 2.5 लाख के अराउंड रहनी चाहिए। शुरुआत में वो कम रहेगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस करते करते, पहले 3 महीने पूरे होते होते आपका ये डाइजेशन एफिशिएंसी 2.5 लाख पे आ जाना चाहिए। तो आप गारंटेड है कि आप चाहे आयरन की टेबलेट्स ले रहे हैं या नहीं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल लो नहीं होगा, आपका बच्चा एक बहुत हेल्दी बच्चा होगा। वी हैव गॉट केस स्टडीज, मैं खुद एक इसका एग्जाम्पल हूँ। और किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, अगर आप सिंसियर योग प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाकी सब पहले से नॉर्मल है तो। अब सिंसियर योग प्रैक्टिस में सुबह उठ के आपको पोएम्स गानी है, पोएम गानी है, एक बार प्रैक्टिस करनी है ब्रीदिंग की। फिर आपको भोजन से पहले, फूड से पहले, खाना खाने से पहले फिर से कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। खाना खाने के बाद आपको माउथ ब्रीदिंग करनी है, मुंह से सांस लेनी है। ये जो मैंने एशो सांस प्रैक्टिस बताई है ये नाक से होगी। कन्वर्ट योर ब्रेथ इनटू मेडिसिन, ये सीबीएम टेक्नोलॉजी है। सीबीएम टेक्नोलॉजी तब काम करती है जब आप अपनी नाक से सांस लेते हैं। तो यू हैव टू ब्रीथ बाय योर नोज ओनली। ब्रीदिंग आपकी नाक से ही होनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है तो आप प्रैक्टिस करें, नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है तो आप मुझसे कंसल्ट करें या किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। ब्रीदिंग नाक से करनी है, पर भोजन के तुरंत बाद, whenever you have had your meal, जब भी आपने खाना खाया है, कुछ भी खाया है फॉर दैट मैटर, आपने 2 बिस्किट भी खाए हैं, तो आप थोड़ी देर माउथ ब्रीदिंग करें, 10-11 सांस मुंह से लें, जिससे कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन आपके अंदर जाए और आपके फूड को जल्दी डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करे। रूटीन में आपको नाक से सांस लेनी है, लेकिन भोजन के बाद आपको मुंह से सांस लेनी है। ये आपके लिए डाइजेशन की टेबलेट बनती है। रूटीन में आपको जनरल टैबलेट लेनी है, यानी कि आपको हर ब्रेथ को मेडिसिन में कन्वर्ट करना ही है। 2.5 लाख पे ये होने लगता है। अगर आप इसे कर लेते हैं, यू आर कन्वर्टिंग योर एवरी ब्रेथ इनटू मेडिसिन, तो आप हर समय मेडिसिन ले रहे हैं, तो यू डोंट नीड अदर एनी एक्सटर्नल मेडिसिन। आप लेना चाहें या ना लेना चाहें वो आपकी चॉइस है, कंपल्जन नहीं है, आपकी चॉइस है। और अगर आप ले भी रहे हैं कोई और एक्सटर्नल मेडिसिन तो उसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होगा। अगर आप HBT, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, और CBM, कन्वर्ट योर ब्रेथ इनटू मेडिसिन कर रहे हैं, एनर्जी लेवल लो नहीं होगा, आई कैन गारंटी दैट। योग प्रैक्टिस अगर मदर ने 9 महीने कर ली है तो यू विल डेफिनेटली गेट एन एनर्जेटिक चाइल्ड, जिसको किसी भी तरह का हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आने की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं आया है तो। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स से भी बहुत हद तक हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं अगर मदर ने अपनी प्रकृति, प्रवृत्ति, कपल ने ये ध्यान रखा है, बच्चे की प्रवृत्ति और प्रकृति का भी ध्यान रखा है। तो अगर जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, जैसे कई बार होता है कि हमारी तो ब्लड लाइनेज में डायबिटीज है, तो इसलिए हमारे बच्चे को डायबिटीज आने का बहुत ज्यादा चांस है। आई कैन टेल यू कि आपके बच्चे को डायबिटीज लाइफ लॉन्ग नहीं होगा अगर आपने प्रेगनेंसी पीरियड को ठीक से टेक केयर कर लिया है। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप प्रकृति और प्रवृत्ति का ध्यान रखें, अपनी और बच्चे की, कपल ध्यान रखें, हस्बैंड का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो ना खाएं जो प्रकृति के विपरीत है, और सिंसियर योग की रेगुलर प्रैक्टिस करें। इसमें 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम। कुछ पोएम्स गानी है, कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। इसका प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगी। सोने से पहले फिर आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है और पोएम गा के फिर सोना है, और अपने ईष्ट को, जो भी आपकी जिसकी भी आप पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करके सोना है, क्योंकि उन्हीं का अंश आपके पास है, आप ये समझ चुके हैं। तो इस तरह से अगर हम लेकर चलते हैं तो एक डिवाइन चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली बिकम्स पॉसिबल। और ये कॉन्जेनिटल जनरेशन बनाने का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, एंड की तरफ से एसोसिएशन ऑफ नेचुरोपैथ डेवलपर्स इस प्रोजेक्ट को कर रही है। ऑलरेडी वी हैव बीन टेकिंग अप इनटू मेनी पार्ट्स। हम लोग टीनेज जनरेशन के लिए स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम चला ही रहे हैं, प्रेग्नेंट मदर्स के लिए हम डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके अलावा इसके कई पार्ट्स हैं इस प्रोग्राम के, बिकॉज हम लोग एक पूरी ऐसी जनरेशन को डेवलप करना चाहते हैं जो ह्यूमन रेस के लिए बेनिफिशियल ही सोचे, नेगेटिव ना सोचे, क्रिमिनल मेंटालिटी को कंप्लीटली एलिमिनेट करना फ्रॉम ह्यूमन रेस। आज के लिए इतना ही।
कोशिश करेंगे प्रोफेसर अग्रवाल से हमारी बातचीत हो पाए। जैसे ही हमें उनसे टाइम मिलता है, अपॉइंटमेंट मिलता है, हम फिर से लाइव होंगे 5 सीड नेचुरोपैथी पर डिस्कशन उनसे करने के लिए, बिकॉज ही इज द वन हु हैज इनोवेटेड 5 सीड नेचुरोपैथी एंड हेक्सासीड रेशोथेरेपी। और ये जो ABCD है फॉर लाइफ डायरेक्शन, इसके बारे में बात करने के लिए भी हमें प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिनसे बातचीत करने का हमें टाइम लेना होगा। मैं हूं निधि कंसल, गायनी नेचुरोपैथ निधि कंसल, एसोसिएशन ऑफ नेचुरोपैथ डेवलपर्स की कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरियड नेचुरोपैथी क्लिनिक रन कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ, इन सब्जेक्ट्स में बात करती हूँ। एशिया में अकेली हूँ जो नेचुरोपैथ पे, गायनी हेल्थ पे काम कर रही है। एडवांस नेचुरोपैथी सिस्टम है हेक्सासीड रेशोथेरेपी, प्राइमरीली यूजिंग आकाश तत्व एंड वायु तत्व फॉर फीमेल हेल्थ। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय जय भोपाल।